फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के साथ एथिक्स की एक केस स्टडी शेयर की थी, एथिक्स की एक केस स्टडी को डिस्कस किया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों को वो केस स्टडी पसंद आई और आप लोगों ने कहा कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो आज जबकि डेली करंट अफेयर की घटनाएं कम हैं, तो आज का वीडियो मैं एथिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं और एथिक्स की केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो दो न्यूज हैं, यानी कि दो जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स से। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सामने एक केस स्टडी दी गई है। पहले तो बात कर लेते हैं कि इस केस स्टडी की चुनौतियां क्या हैं, क्या चैलेंजेस ये हमारे सामने रखती है। देखिए, यहाँ पर जब अभी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन जो है, हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो कुछ कठिन है और इसकी वजह से इसे समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है केवल कि इसका ट्रांसलेशन कठिन है। प्रॉब्लम ये भी है कि टाइम लिमिटेड है, यानी कि इतनी बड़ी केस स्टडी को समझने के लिए आपके पास कुछ निश्चित समय ही है, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो टोटल समय आपको यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है, उसी समय में आपको पूरा पेपर हल करना होता है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी केस स्टडी को कम समय में समझना, ये एक चुनौती है। अब देखिए, इसका आप सामना कैसे करेंगे। जो भी कठिन ट्रांसलेशन है उसके लिए हम ये कह के बच नहीं सकते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत कठिनाई है। हमको उसको सीखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सही तरीका ये होगा कि आप रोज कुछ इस तरह की केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, कुछ निबंध लिखें, जिससे कि जो हिंदी के शब्द हैं उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। कुछ आप एडिटोरियल इस तरह के पढ़ते रहें। जब आपकी इस तरह की भाषा के ऊपर, जो शुद्ध हिंदी होती है, इसके ऊपर जब आपकी पकड़ हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप कम समय में इसको समझ पाएंगे। दूसरी एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि एथिक्स के जो कुछ शब्द होते हैं, उनका आप इंग्लिश मीनिंग भी याद कर लें। इससे क्या होगा, जब आपको सपोज यहाँ पे इस पूरी केस स्टडी में मान लीजिए आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो इस शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या दिया गया है वो आप नीचे से देख सकते हैं और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, केस स्टडी को और उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। अब देखिए, ये सद्भाविक भूल क्या है, इसे हमें समझना होगा। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है। अब देखिए, ये शब्द जो है थोड़े से कठिन लग रहे होंगे। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवक की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुंची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त न किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से पहली बार में आपको इसे समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि जो शब्द है वो कठिन है। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईमानदारी और सच्चाई सिविल सेवाओं में जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस संगठन में सिविल सेवक काम कर रहे हैं वो संगठन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फिर कहा गया है कर्तव्य निर्वहन के दौरान, यानी जब एक सिविल सेवक अपना काम कर रहा होता है, उस समय उसको कई सारे निर्णय लेने होते हैं। निर्णय लेते समय कुछ सद्भाविक भूल हो जाती हैं। सद्भाविक भूल क्या होती है? आपका दोस्त आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, पर उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है, तो इसे कहते हैं सद्भाविक भूल। जैसे यूपीएससी के लिए उसने आपको एक बुक थी कि ये बुक बहुत अच्छी है, पर उस बुक से आपको लाभ नहीं हुआ, तो दोस्त ने तो इसलिए दी थी कि आपको लाभ हो। तो ये एक सद्भाविक भूल हो गई। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यानी कि अधिकारी ने जो निर्णय लिया था वो खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं लिया था, जानबूझकर उसने नुकसान नहीं किया है, तो इसलिए अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि क्या हो सकता है कि लंबे समय में इसके कुछ निगेटिव परिणाम आ सकते हैं। देखिए, पहले यहाँ तक की बात को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। आपने डिसीजन लिया
कि किसी जगह पे मान लीजिए एक पावर प्लांट लगना है, तो इस पावर प्लांट को लगाया जाए या ना लगाया जाए, इसका आपको डिसीजन लेना था। और आपने मान लीजिए डिसीजन लिया कि इसको लगा देना चाहिए, यानी पावर प्लांट को लगा देना चाहिए। तो आपने तो सद्भाव के हिसाब से डिसीजन लिया कि इलाके का विकास होगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, मान लीजिए आसपास की जो एग्रीकल्चर की जमीन थी वो खराब हो गई, वहां का जो पानी का सोर्स था वो खराब हो गया। तो इससे क्या हुआ, कुछ नुकसान हो गया। लेकिन आपने इंटेंशनली जानबूझकर ये नुकसान नहीं किया है, और आपने इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस पावर प्लांट की कंपनी ने आपको कुछ धनराशि, कुछ जमीन या कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह दिया था जिसके बदले में आपने इसको लाभ पहुंचाया। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और जानबूझकर भी ये सारी चीजें नहीं की है। तो ऐसे में आपको दोषी नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके दीर्घावधि में बुरे परिणाम आए हैं। अप्रत्याशित का मतलब होता है ऐसे परिणाम जो आपने सोचे नहीं थे, जो प्रत्याशित नहीं थे। तो अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम हालांकि इसके आए हैं, लेकिन आपका ये इंटेंशन नहीं था। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है। आलिप्त मतलब एक तरह से उनको दोषी की तरह देखा गया है, उनको अभियोजित किया गया, उनको यहाँ तक कि जेल में भी भेजा गया, बंदित भी किया गया। तो ये कहा जा रहा है ऐसी भूलें जो सिविल सेवक ने, जो एक आईएएस ऑफिसर ने जानबूझकर नहीं की थी, अनइंटेंशनली हो गई थी, उसके लिए उसको दोषी बनाया गया, यहाँ तक कि जेल भी भेजा गया। तो इससे सिविल सेवकों की जो नैतिक रचना, यानी कि जो सिविल सेवकों का मोरल है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये प्रवृत्ति लोक सेव, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि आपको केस बता दिया गया कि क्या हुआ है कि कुछ सिविल सेवकों को उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए अभियोजित बनाया गया है, अभियोजन में डाला गया है, यानी कि उनके ऊपर मामले चलाए गए हैं, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेजा गया है। आगे पूछा जा रहा है कि इसका प्रभाव क्या होता है, यानी कि जो कार्य निष्पादन है सिविल सेवकों का, कार्य निष्पादन मतलब कि जो वो अपना काम करते हैं, जो फंक्शनिंग है सिविल सेवकों की, वो किस तरह प्रभावित होती है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों में आलिप्त ना किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। और आगे से इस तरह के जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, या कोई भी सिविल सेवक, आईएएस ही नहीं कहना चाहिए, कोई भी ऐसा सिविल सेवक जो कि ईमानदार है, जिसने सही डिसीजन लिया था, वो इस तरह से किसी मामले में ना फंसे, इसके लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए, ये दो बातें पूछी गई हैं। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि किस तरह से ऐसी चीजें हो सकती हैं, और मैं आपको कुछ करंट की चीजें भी बता देता हूं कि किस तरह से करंट से इन चीजों को आप जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि आप एक बैंक में बड़े अधिकारी हैं और आपको एक करोड़ों का लोन किसी कंपनी को देना है। आप डिसीजन लेते हैं कि लोन देना जो है कंपनी के हित, आपके बैंक के हित में होगा, आपको अच्छा लाभ होगा। आप कंपनी को लोन दे देते हैं, लेकिन कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है, जिसे कहते हैं बैंकरप्ट हो जाना, बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाती है। तो अब क्या इसके लिए आपको दोषी माना जाना चाहिए? देखिए इस तरह से आपको माइंड में अपने कुछ उदाहरण सोचने होते हैं। तो ये बैंकों का जो मसला है काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही दूसरा एक अगर आप मसला सोचे तो ऑक्शन, यानी कि नीलामी। मान लीजिए किसी प्राकृतिक संसाधन की या किसी भी संसाधन की नीलामी होना है, तो अब नीलामी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप देखिए कई सारे विकल्प होते हैं सिविल सेवक के पास, तो आप इन विकल्पों में से मान लीजिए एक तरीका अपनाते हैं। कुछ समय बाद एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि अगर आपने पहला वाला नहीं तीसरा वाला तरीका ये अपनाया होता, तो विभाग को कहीं ज्यादा लाभ होता, यानी कि इन संसाधनों को बेचने से सरकार को कई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते, ज्यादा आमदनी हो जाती। ये रिपोर्ट आती है। तो क्या इस आधार पर इस सिविल सेवक को ये माना जाना चाहिए कि इसने कुछ भ्रष्टाचार किया है? जाहिर सी बात है, इसने जब इस विकल्प को चुना तो कुछ चीजों को सोचते हुए इसको ये विकल्प ज्यादा सही लगा, और उसने इस विकल्प को चुन लिया, और उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, किसी से लाभ नहीं लिया है, किसी को लाभ पहुंचाया नहीं है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी देखिए अच्छा इससे थोड़ा सा अलग हटके मामला है, ठीक ऐसा ही मामला नहीं है, लेकिन इसको भी ध्यान में इसलिए ला दे रहा हूं आपके कि ये इसी तरह के मामले हमें अपनी केस स्टडी में उदाहरण के तौर पे देना होते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक चैनल के द्वारा जो टीआरपी के संबंध में कुछ गड़बड़ियां करी जा रही थी, उसका खुलासा किया है। तो इस संबंध में उनके ऊपर काफी कुछ अलग अलग लोगों के द्वारा आरोप भी लगे हैं। तो यहाँ पे भी एक सिविल सेवक को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है कि जब वो अपना काम कर रहा है, तो उसको किसी भी तरह से उसके ऊपर दबाव ना डाला जा सके। तो हालांकि ये एक अलग मामला है, लेकिन मैंने आपको ध्यान में ला दिया आपके, जिससे कि आप ये समझ सकें
कि एथिक्स के पेपर में जो चीजें आप डेली बेसिस पे देखते रहते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पहली चीज है, ये प्रवृत्ति लोक सेवकों के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित करती है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एथिक्स का आंसर दे रहे हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस का आंसर मत बना दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का आंसर होता तो आप कहाँ पे चले जाते, जो नियम कानून एक्ट इनके ऊपर आप ज्यादा बात करते हैं। एथिक्स की बात कर रहे हैं आप, तो थोड़ा आपको जनरल बातें करना है, यानी कि जो सिविल सेवक के मोरल से, नैतिकता से, इन चीजों से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो करना है आपको। पॉलिटिकल साइड में, पॉलिटी की साइड में नहीं जाना, यानी अनुच्छेद एक्ट इन चीजों की बात नहीं करना है। तो देखिए किस तरह से लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को प्रभावित करेगी। जाहिर सी बात है, आप एक सिविल सेवक हैं और आपके अंदर डर है कि अगर आपको एक निर्णय लेना है और आपको डर है कि अगर आपने ये निर्णय लिया और कुछ गलत हो गया तो इसको लेकर आपका नाम खराब हो जाएगा। पहली बात है, हर सिविल सेवक देखिए अपना एक अच्छा नाम चाहता है, आपका नाम खराब हो सकता है, अखबारों में आ सकता है। दूसरी बात है, आपको कुछ समय के लिए, जब तक कि मामला सिद्ध ना हो जाए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तब तक के लिए आपके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपको बंदी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में अब आपके अंदर एक डर है। तो क्या होगा, आप एक विभाग में गए, इस डर को लेके आप एक विभाग में गए और आपने देखा कि कई सारी विभाग की ऐसी चीजें हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, जिनमें कुछ रचनात्मकता लाई जा सकती है, यानी कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है। लेकिन आपका डर क्या करेगा, आपको किसी भी नए चीजों को करने से रोकेगा। आप कोई भी नया निर्णय नहीं लेंगे। नया निर्णय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नए निर्णय के गलत परिणाम भी आ सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। तो जो सिविल सेवाओं के माध्यम से जो प्रशासन में इनोवेशन लाने की बात होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से नवाचार लाने की बात होती है, वो सब फेल हो जाएगा, यानी कि कोई भी नवाचार कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि सिविल सेवक को यह हमेशा डर रहेगा कि अगर मैं कुछ नया करता हूं और उसमें फेल हो जाता हूं तो इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे सिर पे डाल दी जाएगी और मुझको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। तो निश्चित रूप से ही देखिए ये एक अच्छी चीज नहीं हो सकती है किसी भी देश के लिए कि वहां पे नवाचार रुक जाए। तो ये चीज तो अच्छी नहीं होगी कि सिविल सेवक निर्णय ना लें। तो ये हो गया कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित करती है, यानी सिविल सेवक नया निर्णय लेने से डरने लगते हैं, जिससे कि कोई भी इनोवेटिव थॉट, कोई भी नवाचार प्रशासन में नहीं होता और प्रशासन एक तरह से जड़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब इसके लिए देखिए कैसे रोका जा सकता है, यानी कि सिविल सेवक जो है जिन्होंने जानबूझकर कोई भूल नहीं की है, धोखे से हो गई है, तो किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। देखिए इसके कुछ सामान्य मैं भी आपको अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग रोबोट नहीं है, इंसान है। तो हमारे जो सजेशंस हैं वो अलग अलग होंगे, हमारी जो सोच है वो अलग अलग होगी और उसमें कोई भी कहीं पे दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहली बात तो है कि जो कामकाज है उसको ज्यादा पारदर्शी बना दिया जाए। जब पारदर्शी कामकाज होगा, यानी अगर सिविल सेवक जो निर्णय ले रहा है उसकी प्रक्रिया स्पष्ट होगी। जैसे ऑक्शन है, मान लीजिए ऑक्शन की एक निर्धारित प्रक्रिया है कि कब कौन सा विकल्प चुना जाएगा, उस आधार पे सिविल सेवक अपना निर्णय ले रहा है। तो कम चांसेस होंगे कि उसके ऊपर कोई आरोप आए, यानी कि एक पारदर्शी माहौल बनाया जाए। इसके साथ ही यह भी पारदर्शिता होना चाहिए कि किसी सिविल सेवक ने जब कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के पीछे के आधार क्या है, यानी कि लॉजिक क्या है, इस बात को भी क्लियर कर दिया जाना चाहिए। तो एक ये अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरी बात हो सकती है कि मान लीजिए इसके बाद भी कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पारदर्शिता के बाद भी जिसे सिविल सेवक को लेना ही पड़ेगा और जिनके कोई भी परिणाम हो सकते हैं, यानी कि आगे के परिणाम तो निश्चित नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, मान लीजिए किसी सिविल सेवक के ऊपर ये संदेह उठ रहा है कि इसने किसी को लाभ पहुंचाया है, तो उसके लिए एक ऐसी जांच समिति बना दी जाए जिसमें विभाग के लोग हों, न्यायिक लोग हों, और किसी भी सिविल सेवक के ऊपर कोई भी कार्यवाही तभी की जाए जब इस समिति को ये लगे कि हाँ इस सिविल सेवक ने कुछ गलत किया है। यानी कि कार्यवाही करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने के बजाय सिविल सेवक को कुछ समय दिया जाना चाहिए और उस समय में इन चीजों की जांच हो जाना चाहिए कि उसने जो निर्णय लिए हैं उससे किसी को लाभ पहुंचाया गया है या फिर उसने जो निर्णय लिए हैं वो सद्भाव पूर्ण निर्णय थे। फिर देखिए एक और चीज होती है अनामता का सिद्धांत, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ये सिविल सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनामता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि कोई सिविल सेवक कुछ भी काम करता है, चाहे वो उसके परिणाम अच्छे आते हैं या परिणाम बुरे आते हैं, इसके लिए सिविल सेवक को कोई भी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, यानी सिविल सेवक का नाम हमेशा गुमनाम रहता है, उसको कभी भी आगे नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है अनामता के सिद्धांत से
कि सिविल सेवक प्रोटेक्टेड रहता है, हमेशा सिविल सेवक सुरक्षित रहता है। जब भी वो कोई डिसीजन लेगा, तो इसके लिए जो संबंधित मंत्रालय है, सरकार है, वो जिम्मेदार होती है। सिविल सेवक कभी भी मीडिया का सामना नहीं करता है, या फिर कह लीजिए कभी भी सिविल सेवक का नाम जो है किसी मामले में नहीं आता है। तो ये एक अनामता का सिद्धांत है, अगर इसको अच्छे से फॉलो किया जाए तो भी सिविल सेवक को उसके डिसीजन के लिए प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी केस स्टडी हो गई। अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं आज की उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी संसदीय समिति है उसने अभी हाल में गूगल है, अमेजॉन है, इसके जो प्रमुख होते हैं उनको अपने सामने बुलाया और उनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं। इसका देखिए कारण क्या है कि जैसे ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, उनके मामले में ये देखा गया है कि उन्होंने कुछ विशेष राजनीतिक विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कुछ जो लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे खिलवाड़ किया, यानी कि कुछ उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस मामले में इनके ऊपर पूछताछ वगैरह चल रही है। उसी के साथ जो अमेजन और गूगल जैसी कंपनियां हैं, इनके खिलाफ इस मामले में पूछताछ चल रही है कि ये भारतीय बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि एक देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना है कि गूगल अपने प्ले स्टोर पर भारतीय ऐप के राजस्व का 30% हिस्सा लेना चाहती है। यानी आपकी एक एप्लीकेशन है और इस ऐप को आपने गूगल प्ले स्टोर पे रजिस्टर किया। अब गूगल प्ले स्टोर क्या चाहता है, आपको मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट होता है रोज इस ऐप से, तो 30 रुपए आप गूगल प्ले स्टोर पे दे दो। और ये केवल क्यों दे दो प्ले स्टोर को, क्योंकि इनकी मार्केट में आप अपनी ऐप बेच रहे हो। अब देखिए मामला क्या है कि आपने देखा होगा, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, कि आपके फोन में प्ले स्टोर पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है। और जो सेफ माना जाता है, जो सुरक्षित माना जाता है किसी भी ऐप को डाउनलोड करना, वो केवल प्ले स्टोर से माना जाता है। तो ऐसे में क्या है, अब मजबूरी हो गई हर ऐप निर्माता की, ऐसे लोग जो एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं, उनकी मजबूरी हो गई कि वो अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे रजिस्टर कराएं। और जब प्ले स्टोर पे रजिस्टर कराएंगे तो उनका 30% हिस्सा तो गूगल ही ले जाएगा। तो इसीलिए बात चल रही है कि भारत की कुछ कंपनियां ये भी कह रही हैं कि अब भारत में प्ले स्टोर के विकल्प बनाए जाना चाहिए, और ये जो प्ले स्टोर का एकाधिकार है इसको भी समाप्त करने की जरूरत है। यानी कि हर फोन में जो पहले से प्ले स्टोर इंस्टॉल्ड आता है, और इसकी वजह से जो ऐप मार्केट में जो ऐप के निर्माता हैं उनको समस्याएं आती हैं, इन चीजों के प्रति गूगल से जवाब मांगने के लिए इन चीजों को कैसे सुधारा जाए, इन सब मामलों में ये जो गूगल के प्रमुख हैं और जो अमेजन के प्रमुख हैं, इनको बुलाया संसदीय समिति ने और इनसे पूछताछ वगैरह भी हो रही है। फिर देखिए, एक शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण है, जिसको प्रथम एनजीओ है उसके द्वारा किया जाता है। नाम याद रखिएगा, एनजीओ प्रथम के द्वारा होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसर, ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसमें कुछ बातें बताई जाती हैं कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है। तो अभी कोविड-19 के दौरान जब स्कूल बंद हो गए तो स्कूलों की जाहिर सी बात है स्थिति खराब हो गई। और सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पे पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास डिजिटल सेवाएं नहीं है, मोबाइल वगैरह की सेवाएं नहीं है, उनके ऊपर काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं, देखिए इसके बारे में कुछ चीजें। भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले में बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान ये रिपोर्ट प्रदान करती है। एसर सर्वेक्षण ग्रामीण शिक्षा और सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। यानी एक तरह से ये सर्वे है जो बताता है भारत में ग्रामीण शिक्षा की क्या स्थिति है, किस तरह कितना बच्चों को आता है, यानी कितना बच्चे पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो इसमें पढ़ने और अंकगणितीय कौशल को शामिल किया जाता है, यानी कि बच्चे किस क्लास तक की बुक पढ़ सकते हैं, उनका मैथमेटिक्स कैसी है, इन चीजों को देखा जाता है। तो अभी देखिए हाल में जो इसके परिणाम मिले हैं वो क्या है। पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच, तो आंध्र प्रदेश में 35% से भी कम बच्चों के पास इस बार पाठ्य पुस्तकें हैं। उसका कारण कोविड-19 भी रहा है। जबकि राजस्थान में केवल 60% बच्चों के पास किताबें हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम में यह स्थिति अच्छी है, वहां पर 98% से ज्यादा बच्चों के पास किताबें हैं, यानी कि जो पाठ्यक्रम की किताबें होती हैं वो है। फिर लर्निंग सामग्री तक पहुंच की बात करें तो 3 गांव के बच्चों में से केवल एक बच्चे के पास किसी प्रकार की सीखने की गतिविधि में भाग नहीं लिया। यानी कि देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कुल अगर 3 बच्चे हैं, तो हर 3 में से एक बच्चा ऐसा रह गया जिसने सीखने की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया, यानी कि किसी भी प्रकार की उसकी शिक्षा नहीं हो सकी। देश भर में 2/3 ग्रामीण बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई भी शिक्षण सामग्री नहीं मिली, यानी देश के 2/3 बच्चे ऐसे रह गए
जिनके पास कोई बुक, किसी भी तरह की कोई शिक्षण सामग्री नहीं है। बिहार में 8% से देखिए कम बच्चों को शिक्षण सामग्री मिल पाई। वहीं पे जाहिर सी बात है कुछ हमारे राज्य हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और गुजरात। इसमें 80% से अधिक बच्चों को शिक्षण सामग्री मिल सकी। तो ये देखिए कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कोई शिक्षा पे क्वेश्चन आए, तो इस तरह के अगर आपको एक दो पॉइंट याद है तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में शिक्षा की स्थिति अच्छी या खराब है, किस तरह से अलग अलग राज्य परफॉर्म कर रहे हैं, क्या किए जाने की आवश्यकता है।